महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में त्रिवार वंदन। आज का दिन बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी है। आज का दिन नारी उत्थान का दिन है। ये दिन भारत की पहली महिला शिक्षिका का है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में त्रिवार वंदन। आज का दिन बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी है। आज का दिन नारी उत्थान का दिन है। ये दिन भारत की पहली महिला शिक्षिका का है, जिन्होंने शिक्षा की ऐसी क्रांतिकारी मशाल को जलाया जिससे पूरा भारत जगमगा रहा है। मैं बात कर रही हूँ क्रांति ज्योति माता सावित्री आई की। 3 जनवरी 1831 को माता सावित्री आई का जन्म हुआ। आज हम उनकी 190वीं जयंती मना रहे हैं। आप सभी को माता सावित्री आई की 190वीं जयंती की मंगल कामनाएं। आइए हम प्रकाश डालते हैं माता सावित्री आई के जीवन पर कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। ये उन्हीं का ही संघर्ष है कि आज हम पढ़ लिख पाए हैं, सही गलत का निर्णय ले पाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षित कर रहे हैं। ऐसी संघर्षमयी माता को कोटि कोटि वंदन। आइए हम चलते हैं 170 साल पहले, जब उनकी उम्र महज 17-18 साल रही होगी। दुनिया जितनी देखी, जितनी सुनी, जितनी समझी और जितनी पढ़ी, उसमें मेरे लिए सबसे महान दृश्य 170 साल पहले का है, जब 17 साल की सावित्री ने अमानवीय ब्राह्मणवाद के गढ़ पुणे में हजारों साल से चली आ रही मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज किया। वह गंजी पेट से भीड़ेवाड़ा तक ब्राह्मणवादी सनातन पुरुषों के हर अन्याय का डंके की चोट पर मुकाबला करते हुए लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाने जाती थी। उनकी वजह से आज देश के करोड़ों लोग इंसान की जिंदगी जीने के काबिल हुए हैं। किसी भी देश या समाज के मानवीय विकास में महिलाएं सबसे अहम भूमिका अदा करती है। जिस घर, समाज, देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, उन्हें फैसले लेने का हक होता है, वह निरंतर विकास की दिशा में बढ़ता है। जिस समाज में स्त्रियों को महज उपभोग की वस्तु माना जाए और उससे जिंदगी जीने के सभी हक छीन लिए जाए, वह समाज, देश हमेशा गुलामी और पतन पर रहता है। हमारे देश में हजारों सालों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें ताड़न का अधिकारी बनाया गया और हमारा देश लगातार सामाजिक गुलामी की श्रृंखलाओं में फंसता चला गया। लगभग 2000 साल तक भारत की सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक मनुस्मृति के मुताबिक रात और दिन कभी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र उनकी रक्षा करें। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। ये मनुस्मृति के अध्याय 9 में लिखा हुआ है। मनु के इस संविधान के मुताबिक सती प्रथा, विधवा केशवपन जैसी परंपराओं ने स्त्रियों को जानवरों से बदतर हालात में जीने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें सच का एहसास न हो, इसीलिए उनके पढ़ने लिखने के अधिकार भी छीन लिए गए थे। स्त्री इस गुलामी से बाहर ना निकल सके, इसलिए उन्हें
अपमानित कर समाज में उनकी प्रतिमा को मलिन किया गया, उनके चरित्र का हनन किया गया। मनुस्मृति के अध्याय 2 में लिखा है, पुरुषों को बहकाना स्त्रियों का स्वभाव होता है, इसीलिए बुद्धिमान स्त्रियों से सदा सावधान रहे। चाहे पुरुष मूर्ख हो या विद्वान हो, काम क्रोध से वश कर कुमार्ग में ले जाने के लिए स्त्री बड़ी समर्थ होती है। माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इनकी इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि विद्वान के मन को भी खींच लेती है। इसी तरह के विचारों का 19वीं सदी तक समाज पर गहरा असर था, लेकिन इस गुलामी की पृष्ठभूमि तक दर करने लगी जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की। सावित्रीबाई ने देश की प्रथम शिक्षिका बन मनु के काले कानून पर ऐसा तमाचा मारा कि आज मनु के कानूनों से गुलाम बन गई स्त्रियां और शूद्र कहलाने वाला समाज भारत के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से योगदान दे रहा है। लगभग 168 साल पहले लड़कियों के लिए पहली स्कूल की शुरुआत करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सावित्री माई ने अपने पति ज्योतिबा से प्रेरणा लेकर अथक संघर्ष किया और मनु के कानूनों के ठेकेदारों को कड़ी टक्कर देकर भारतीय महिलाओं की मुक्ति का दरवाजा खोला। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायक साथ ने और उनसे मिली शिक्षा ने सावित्री आई को महिला और समाज की मुक्ति के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया, लेकिन यह उस दौर में इतना आसान नहीं था। फुले दंपत्ति के इस काम का ब्राह्मणों ने जमकर विरोध किया, जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। मैं 17 साल की उम्र में सावित्री अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, तब विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित करते थे। कोई अपने घर से पत्थर फेंककर मारता था तो कोई गोबर फेंककर मारता था, लेकिन फिर भी सावित्री इन सब का डटकर मुकाबला करते हुए रोज लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। जब मनु के अनुयायियों को लगा कि सावित्री और ज्योतिबा अब रुकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव पर यह कहकर दबाव बनाने की कोशिश की कि आपका लड़का धर्म के खिलाफ काम कर रहा है और इसके लिए आपका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। बहिष्कार के दबाव में गोविंद राव ने ज्योतिबा को पाठशाला बंद करने को कहा। जब ज्योतिबा नहीं माने तो गोविंद राव ने उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा। ज्योतिबा और सावित्री माई ने घर छोड़ दिया, लेकिन लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाने का कार्य नहीं छोड़ा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो लड़कियों की शिक्षा के विरोधियों ने फुले दंपत्ति की हत्या करने के इरादे से कुछ गुंडों को उनके घर भेजा। उस वक्त बहुत सारी लड़कियां महज 12-13 साल की उम्र में विधवा हो जाती थी। इसके बाद उनका केश वपन कर उन्हें कुरूप बनाया जाता था, ताकि उनकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित न हो सके। लेकिन ऐसे विधवा लड़कियां या महिलाएं भ्रष्ट सोच के पुरुषों के लिए आसान शिकार बन जाती थी। ऐसे में गर्भवती हुई विधवाओं का समाज बहिष्कार कर देता था और उन पर जुल्म किए जाते थे। पैदा होने वाले बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं होता था। ऐसे में उस गर्भवती विधवा के सामने सिर्फ 2 पर्याय बचते थे, या तो वह उस बच्चे को मार दे या खुद आत्महत्या
कर ले। इस मानवीय नरसंहार से महिलाओं को बाहर निकलने के लिए ज्योतिबा और सावित्री माई ने गर्भवतियों के लिए प्रसूति गृह शुरू किया, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो उन गर्भवती महिलाओं के लिए उनका घर भी था। सावित्री माई ने इस घर को पूरी कुशलता और धैर्य के साथ चलाया, वहां के बच्चों को शिक्षा और उज्जवल भविष्य दिया। विधवा के स्वपन का विरोध करते हुए सावित्री माई ने नाइयों की हड़ताल कराई और उन्हें विधवा के स्वपन न करने के लिए प्रेरित किया। आज भी गर्भवती विधवाओं के लिए ऐसी किसी गृह का निर्माण करना साहस का काम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 150 साल पहले फुले दंपत्ति का यह कदम कितना साहसी था। एक बार की बात है, ज्योतिबा ने एक गर्भवती महिला को आत्महत्या करने से रोका और उसे वादा किया कि होने वाले बच्चों को वह अपना नाम देंगे। सावित्री माई ने उस महिला को स्वीकार किया और उसे पूरी सहायता दी। कोई भी महिला अपने पति के इस कार्य को शक की नज़र से देखकर उस महिला को नकार सकती थी, लेकिन सावित्री माई ने उसे स्वीकारा। बाद में उस महिला से जन्मे बच्चे को सावित्री माई और ज्योतिबा ने अपना नाम देकर उसकी परवरिश की। उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उसका नाम था यशवंत राव। छुआछूत, जातिवाद जैसी अमानवीय परंपरा को नष्ट करने के लिए अवतरित काम करने वाले ज्योतिबा का सावित्री माई ने बराबरी से साथ निभाया। अस्पृश्यों को पानी पीने के लिए खुद के घर का जलाशय दे दिया। किसानों, मजदूरों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्री माई ने उनकी चिता को आग लगाई। यह क्रांतिकारी कदम उठाने वाली सावित्री देश की पहली महिला थी। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सावित्री माई ने ज्योतिबा के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और पूरी कुशलता से उसे निभाया। इसी दौरान उन्होंने काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर नामक ग्रंथों का निर्माण कर समाज का प्रबोधन किया और वह आधुनिक जगत में मराठी की पहली कवित्री बनी। 1897 में पुणे में फैले प्लेग के दौरान सावित्री माई दिन रात मरीजों की सेवा में लगी थी। उन्होंने प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए कैंप लगाया था। प्लेग से पीड़ित बच्चे को लेकर जब वह जा रही थी तो उन्हें प्लेग ने जकड़ लिया और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे क्रांति ज्योति माता सावित्री माई का देहांत हो गया। जिंदगी के आखिरी पलों तक यह राजमाता मानवता को प्रस्थापित करने के लिए लड़ती रही। ऐसी क्रांति ज्योति सावित्री माई के चरणों में कोटि कोटि वंदन।